बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और नए शो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। नाचीज़ को कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं खाकसार को जनाब उज़ैर मलिक कहा जाता है। और मेरी तरफ से भी सुबह बखैर आपको। सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद तो आपको कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जनाब आज के शो के अंदर बहुत सारे सनसनीखेज सवालात हैं जिनसे आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। और ये ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त आलमी और मकामी मीडिया की शह सुर्खियों में हैं। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का खतरा टल गया है, या फिर पाकिस्तान को मुज़ाकरात में दावत देना किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? पाकिस्तान में तासुर और ज़ाती तजर्बे पर एक मुल्क गीर सर्वे की हैरत अंगेज नताइज भी आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि बावर्ची खाने में मौजूद सब्जियाँ कैंसर जैसे मूजी मरज के खिलाफ आपकी ढाल कैसे बन सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आलमी सियासत और सेहत के संगीन मसाइल के हवाले से बताएंगे और सोने की कीमतें क्यों गिर रही हैं इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के एक फैसले ने कैसी खलबली मचाई है इसका भी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ फ़िस्क़ निकाह का तरीक़ाकार मुकम्मल तब्दील होने जा रहा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और ट्रंप की जी नई वीज़ा पॉलिसी तो अदालत में चैलेंज हो गई है और पाकिस्तानियों पर इसके क्या असरात होंगे, इस बात पर भी हम तस्करा करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आपने जुड़े रहना है सुनो पाकिस्तान के साथ। अपनी कुर्सियों पर, सोफों पर, टेबल पर, जहाँ भी विराजमान होना चाहिए। सीट बेल्ट तो नहीं कहने लगी जितने चालान हो रहे हैं आजकल, तो सीट बेल्ट वैसे पहनना ज़रूरी है। देखें, सेफ्टी फर्स्ट। तो आप विराजमान हो जाएं और हमारा शो ट्यून कर लें। वी होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा शो और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। मशरिक़े वुस्ता में जंग के बादल मंडला रहे थे। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी, लेकिन अचानक एक बड़ी खबर ने आलमी मंजरनामा बदल दिया है। ईरान और अमेरिका जो कल तक एक दूसरे को मिटाने की धमकियां दे रहे थे, अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बिलाखिर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे हैरान कुन मोड़ पाकिस्तान की एंट्री है। उज़ैर बिल्कुल, वजारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान तुर्की में होने वाले उन अहम तरीन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा जिसमें ईरान और अमेरिका एक मुमकिना डील की कोशिश करेंगे। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बराबरी की सतह की मुज़ाकरात की पेशकश। तो क्या पाकिस्तान खित्ते को एटमी जंग से बचा पाएगा? माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। जानते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में मदऊ करना क्या समझती हैं आप, क्या मानी रखता है? अमरीका को ईरान से बात करने के लिए इस्लामाबाद के सिफारती कंधे की ज़रूरत आन पड़ी है। हालांकि इसका इतराफ़ तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके थे कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। और इसमें शक भी कोई नहीं है कि हम ना सिर्फ ईरान को बल्कि इस पूरे खित्ते को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि हम इस खित्ते में जिस तरह से नेविगेट कर रहे हैं शायद ही कोई और मुल्क जो है वो कर पाता, हमारी जो जोग्राफियाई हकीकत है उसके एतबार से। तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई मैं तो बहुत अरसे से ये कह रही हूँ कि ईरान की पुरानी जो है वो 12 दिन की जंग जो है वो पिछली, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था बिहाइंड क्लोज डोर। और उसके बाद जो वहाँ पे इंतशार और रॉयटर जो आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जलाओ घिराव किया, उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान को किसी ना किसी तरह की सहूलत जो है वो फराहम की थी। उनको ये मदद फराहम की थी कि लोग जो है वो कहाँ से कहाँ हैं और कहाँ से घुस के आए हैं और किस तरह से वो स्टारलिंक के टर्मिनल जो हैं उनको पकड़ना है। और ईरानियन पार्लियामेंट में भी इस बात का बारहा जो है वो इजहार किया गया है तशक्कुर के साथ। और इस दफ़ा जो है जितना बिल्डअप था मिलिट्री का, अभी भी जंग जो है वो तो टेबल पे है ही, क्योंकि जब आप अपने आप को जैसे ट्रंप के केस में इतना बॉक्स्ड इन कर लेते हैं, इतना प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं, तो फिर वापस मुड़ के जाना जो है वो शिकस्त लगता है आपको, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। और अगर आप खुद को एक यूनिपोलर जो है वो एक पिवट समझते हो, तो आप जब करीब आकर और बगैर किसी कार्रवाई के करने या बगैर कोई शर्त मनवाए अगर आप वापस चले जाते हैं, तो फिर आप दुनिया को क्या बताएंगे कि ईरान ने आगे से हमें कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, ये जंग रीजनल वॉर में बदल जाएगी, हमारी इंटेलिजेंस ने हमें कहा कि ये जंग जो है लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन बनेगी। तो मैं तो एक दिन के लिए कोई शॉर्ट ऑफ वेनेजुएला के चक्कर में था और मेरा ख्याल था कि एक दिन के अंदर अंदर जो ईरान है वो सीरिया बन जाएगा, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ।
तो उसमें ये एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही गंभीर मसला है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने ईरान को भी फेस कीपिंग देनी है और ट्रंप को भी फेस कीपिंग देनी है। ये सही। नहीं है कि किसी एक पार्टी जो है वो इस मेज से शिकस्त खुर्दा होके उठे कि जी हम तो ये मानकर उठे हैं और हमें शिकस्त हुई है। ईरान इस पे कभी एग्री नहीं होगा और पाकिस्तान भी ऐसी किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा जहाँ पे ये साबित हो कि जी वो पहले ट्रंप ने धमकाया, फिर ट्रंप ने एक डील कराई डील और सब जो करवाई। पार्टीज हैं वो ट्रंप की मान के उठ गए। ईरान नहीं मानेगा। जी। ईरान के अंदर जो उनकी अपनी एक रेशियल या एथनिक या सिविलाइजेशनल प्राइड है वो इतनी ज्यादा है, वो तो किसी से मदद नहीं मांगते और यही उनका सबसे बड़ा फ्लॉ भी है। तो अब जो 3 चीजें इनके सामने आई हैं जिन शराइत पर ये मुज़ाकरात होने हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दे, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी के हवाले कर दे। रशिया ने कहा है कि जैसे पहले आपने JCPOA जब साइन किया था बराक ओबामा के साथ, तो एनरिच्ड यूरेनियम आपने हमारे पास रखवा दी थी, हम अब भी ले सकते हैं। और दूसरा जी। ये कि दूसरी शर्त है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करें और साथ में जो आपके जो रीजन के अंदर आपके एलाइज हैं उनको जी। सपोर्ट करना बंद करें, इसराइल के खिलाफ हॉस्टिलिटीज बंद करें। तो ये तीनों शराइत जो हैं वो तो ईरान ने कहा है कि मेरे काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे ये बात ज़रूर हो सकती है कि हमने जो 60% यूरेनियम एनरिच की हुई है इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बैलिस्टिक शाहज़ा मिसाइल साहब, आप हम रोल शराइत बैक की नहीं बात कर करेंगे। रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ तुर्की में मिल रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है या वाकई ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होने को तैयार है? ईरान ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा क्योंकि उसके पास एटमी हथियार हैं ही नहीं। सही। तो ये बात जो है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस भी बार-बार ब्रीफ कर चुकी है कि उनके पास एटमी हथियार है ही नहीं। और अगर हम हाइपोथेटिकली ये मान भी लें कि हैं, तो फिर तो पिछली 12 दिन की जो जंग थी उस पे ट्रंप ने यही विक्ट्री अपना स्टांस लिया था कि मैंने उनको ओब्लिटरेट कर दिया है। तो वो तो ओब्लिटरेट हो गए हुए हैं, तो अब क्या दोबारा उनको ओब्लिटरेट करना है? तो उनके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। ईरान एक जी। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। उनके पास जो फतवा है जिसमें उनको मनाही है कि आपने न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बनाना, तो अभी तक वो उस पे कारबंद हैं। उनके पास कोई ऐसा तो वो उनके पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, तो वो उसको दस्तबरदार कैसे होंगे? उनका ये कहना है कि 3.5% आप हमें कहते हैं जी आप यूरेनियम सिर्फ रखें और उसके बाद आप पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हमें खास तौर पे कैंसर के इलाज के लिए जो आइसोटोप चाहिए होते हैं, वो भी 3.5 से ज़्यादा % जो है उसमें न्यूक्लियर आपको चाहिए होता है। तो हमारे पास ना कैंसर के इलाज के लिए, ना हमारे पास कुछ और बीमारियां हैं जिनमें जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल होती है, ना वो जो है हम कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं जो कि हम न्यूक्लियर उस पे चलाते हैं। तो हम अगर अपना एनरिच्ड यूरेनियम का जी। प्रोग्राम रोल बैक करके 3.5 पे ले आएंगे, जो कि बहुत जिसकी कोई ज़रूरत ही फिर नहीं है, तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कौन पूरी करेगा? हमारे प्लांट कौन चलाएगा? हमारे कैंसर आइसोटोप हम कहाँ से बिल्कुल मांगेंगे? शाज़िया साहिबा, ईरान के ये कंसर्न मौजूद है, इस पर बात भी होती रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान की मौशी सूरत हाल देखा जाए तो बहुत बुरी है। जो उनकी करेंसी की वैल्यू है ये भी एक हकीकत है, सबके सामने है। अगर कोई इस तरह की यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं कि आपकी जो मौशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए तमाम ममालिक जो है ख़ासतौर पर अमरीका ये किरदार अदा करेगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, लेकिन आप जो यूरेनियम अफजुदा कर रहे हैं, आप जो एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन कोशिशों को तर्क कर दें, तो आपको लगता है कि ये ईरान इस डील को कबूल करेगा? ईरान हमेशा माजी में भी उसने वे आउट दिया है तमाम पार्टीज को और ये बार बार ऐसा हुआ है, इसीलिए उसको बहुत इजी भी लिया जा रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईरान अगर इस दफ़ा मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए बैठेगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हम पे से सैंक्शंस हटाई जाएं, हमें स्विफ्ट के अंदर दोबारा जो है वो शामिल किया जाए, इंटरनेशनल बैंकिंग में शामिल किया जाए और हमारे खिलाफ ये जो प्लॉटिंग होती है, हमारी करेंसी को आर्टिफिशियली आपने डिवैल्यू किया और फिर उसके बाद हमारे अंदर जो है वो इतने प्रॉब्लम्स हैं। और ख़ासतौर पे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ईरानियन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम जो है वो रेवोल्यूशनरी फोर्स को बना दिया है, तो वो चीज़ जो है आप वापस लें, हमारे साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको बहाल करें। पर मसला ये है, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये मुज़ाकरात बहुत दफ़ा पहले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक
और टैक्टिकल पॉज होता है। सही। वेस्ट जब किसी चीज़ का मंसूबा बना लेता है तो उसके पास कोई प्लान बी नहीं होता। उनकी किताबों में ये लिखा जा चुका है कि ईरान जो है वो एज़ अ सॉवरेन कंट्री हमें नहीं चाहिए, और वो बहुत ओपनली ये कह रहे हैं कि इस रिजीम के साथ हम नहीं चल सकते, सही। और उनको कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा। ना तो रिजीम हटती हुई नज़र आ रही है, ना हटाने का कोई आसान तरीका नज़र सही। आ रहा है। तो वो आज हट जाएँगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर आ जाएँगे। जी। उनको इस रीजन के अंदर सॉवरेन कंट्रीज़ अपनी एजेंसी को एक्सरसाइज़ करते हुए नहीं चाहिए हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सूरत हाल बन रही है वो तो यही है। हम जिक्र कर रहे थे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं तो मामला सॉर्ट आउट भी हो जाए, लेकिन प्लान बी इनके पास वाकई नहीं होता। जैसे शाज़िया साहिबा ने भी कहा कि ये अगर कोई मंसूबा बना लेते तो उस पर काम करते हैं, अमल दरामद होता है, आज नहीं तो कल फिर आ जाएंगे। तो फाइनली अब देखना ये है कि क्या शराइत रखते हैं, किस तरह से मुज़ाकरात बुनियादी जो है तौर वो पर वहाँ कामयाब 3 ही होते हैं। शराइत हैं जिस पर बात होनी है, लेकिन वो जी। तीनों शराइत जो हैं वो सरेदस्त तो ईरान को नामंजूर है। ईरान उन पे एग्री नहीं करता। नहीं करता। माजी में भी इस तरह की बड़ी पुरकशिश पेशकश जो है वो की गई है अमेरिका की जानिब से ईरान को, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया कि जनाब हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और हम जो यूरेनियम अफजूदा कर रहे हैं हम उसको नहीं रोकेंगे। हालांकि हमने देखा कि अमेरिका ने जो नतन्स के अंदर और दूसरी जगहों पर निशाना भी बनाया जहां पर एटमी तनसीबात पर काम हो रहा था ईरान के, लेकिन उसके बावजूद ईरान डटा रहा और कहा कि नहीं जनाब हम एटमी ताकत बंद कर रहेंगे और हम उसके लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज भी हुआ हाल ही में, और वहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, और ईरानी करेंसी की जो वैल्यू है वो इतनी कम है कि यानी अगर आप $1 एक्सचेंज वहाँ पर कराएं तो तकरीबन कोई 14 लाख ईरानी रुपए वहाँ पर बनते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये कि ईरान जो मौशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या कोई डील करेगा इस मुज़ाकरात की टेबल पर या नहीं करेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जनाब पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सेहत के हवाले से बात करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन का मकसद अवाम में इस मूजी मरज़ के बारे में आगाही पैदा करना है और बचाव के अमली इक़दामात से रोशनास करवाना है। आलमी इदारे सेहत WHO की 2025 की मुतवक्के रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के नए केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है, और आलमी सतह पर हर साल तकरीबन 20 से 22 मिलियन नए केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख के दरमियान तखमीना लगाई गई है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क भर में कायम अपने 21 कैंसर अस्पतालों में आम आवाम को सेहत की बेहतरीन और जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी के साथ कौम की कैंसर के खिलाफ जंग में सबसे आगे है। पंजाब में 7, सिंध में 5, खैबर पख्तूनख्वा में 5, जबकि कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत में एक कैंसर हॉस्पिटल आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कलीदी अहमियत के हामिल ये अस्पताल हर साल कैंसर से मुतासरा तकरीबन 40 से 45 हज़ार नए मरीजों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि यहाँ मजमूई तौर पर तशख़ीस व इलाज के 10 लाख से ज़ायद तिब्बी प्रोसीजर अंजाम भी दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, PAEC का कैंसर केयर का जो तजर्बा है वो 6 दहाइयों पर मुहित है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तरह के कैंसर के तकरीबन 80% मरीज़ों का इलाज PAEC के कैंसर अस्पतालों से करवाया जा रहा है, और जहां तशख़ीस और जदीद तरीन इलाज को बेहतरीन सहूलियात नहायत सब्सिडाइज्ड तरीके से दस्तयाब भी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ कैंसर की तशख़ीस और इलाज में मुश्किलात का सामना है, मगर खुशाइन बात यह है कि हमारी रोज़मर्रा खुराक और तर्ज ज़िंदगी कैंसर के ख़तरे को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इशल साकिब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और ये बताइएगा, ये जो हम रोज़मर्रा अपनी जो खुराक खा रहे होते हैं और अगर हम ना इसको ठीक से खाएं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह की हम डाइट ख़राब कर रहे होते हैं तो कर लें, तो कितना ख़तरा आ सकता है कैंसर? डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, दो ये डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट कर रहा होता, मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत खा लेंगे तो फ़ौरन आपको कैंसर हो जाएगा, बट यस इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जो है ओवरऑल वेलबींग में। तो उसमें कि अगर आप डाइट बहुत अच्छी होगी तो आपके 50% चांसेस कम हो जाते हैं। स्पेशली जो आपके गट रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका बहुत लिंक होता है आपकी डाइट से। ऑब्वियसली जिस तरह आपकी
फॉर एग्जांपल अगर आप फाइबर रिच फूड्स नहीं खा रहे और आपकी उस तरह स्टूल की डेफिकेशन नहीं है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे, तो आपके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं 50% तक। उसके अलावा अगर बाकी कैंसर्स की बात करें तो वो भी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 25 to 30% जो है वो बाकी कैंसर्स में भी एक लिंक होता है। अगर आप खाना जो है वो प्रोसेस्ड मील्स लेते हैं, डीप फ्राइड फूड लेते हैं, उसके अलावा इस तरह के फूड्स खाते हैं जिससे आपका फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा कैंसर इशल, कौन सी सब्जियां हैं जो कि साबित शुदा है, प्रूवन है कि ये कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत बेनिफिशियल है? अच्छा, अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो पिगमेंट बेस्ड हम बात करते हैं। फर्स्टली तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की, फॉर एग्जांपल पर्पल हिट लिस्ट में, पर्पल सबसे पहले जो पर्पल कलर की वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें आप देखें बैंगन है, वो बहुत अच्छा है। रेड कैबेज है, वो भी पर्पल कलर की होती है, 2 रेड कैबेज कहते हैं लेकिन वो पर्पल पिगमेंट देता है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी में भी कलर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें भी एक पर्पल वैरायटी होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर। उसके अलावा अगर आप बात करें बीट रूट की, तो बीट रूट के अंदर भी पिगमेंट होता है, तो जो रेड कलर या पर्पल कलर दे रही हैं आपको चीज़ें, वो उसमें बहुत ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जो हम लोग हरे पत्ते होते हैं, सब्ज़ पत्ते, उसमें जो है साग हो जाता है, पालक है, केल है, फिर उसके अलावा ब्रोकली है। ब्रोकली 2 मैन मेड है लेकिन ये सुपर फूड है, ये कैंसर के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, वो हमारे पाकिस्तान में इतने रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं उनको बड़े इजीली अवेलेबल है, वो भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए जितनी भी ग्रीन पिगमेंट रखने वाली वेजिटेबल्स हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हैं, आप वो वाली कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो तो कैंसर की बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो यानी इतने फ़ायदे हैं। इशल, सबसे पहले आपने बैंगन से स्टार्ट किया, मेरा ख्याल है अब जो मुंह बनाते हैं बैंगन का नाम सुन के उन्हें थोड़ा सा खाने चाहिए बैंगन, क्योंकि उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी माएँ तो इसलिए खिलाती हैं कि ये जितना काला है ना उतना गोरा करेगा, इसको खा लो। ऐसा कुछ होता है? नहीं, वैसे इसका कॉम्प्लेक्शन से नहीं है, लेकिन ये कि जब आपका गट क्लीन होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्राइटर होने लग जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स के अलावा अगर डेली सिनेमन वाटर लिया जाए सुबह उठ के, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटर होती रहती है। तो वो ये नहीं कि वो आपको गोरा करिए, लेकिन आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करिए, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। प्लस जो बैंगन आपने कहा कि टेस्ट नहीं अच्छा होता, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं, हम जनरली बना इस तरह होते हैं, तो डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। जिस तरह एक कोरियन एग प्लांट है, आप उस रेसिपी से आप वो बना के देख लें, डीप फ्राई नहीं करें, एयर फ्राई कर लें, तो वो बड़ा अच्छा होता है। प्लस वो आपको फील ही नहीं होता कि वो मीट है या बैंगन है। तो आपने चूज करना है कि आप कौन सा कुकिंग मेथड यूज बैंगन के पकौड़े खा सकते हैं यानी कि? नहीं, पकौड़े नहीं खा सकते। अगेन वही, उसमें खा लेंगे, उसमें बेसन की तह लगा के उसे तेल के अंदर डुबो के वो खा लेंगे। तरीका तो ढूंढ लिया ना बैंगन का, डीप फ्राई करके। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत मैटर करती हैं। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि अगर पालक फॉर एग्जांपल हेल्दी है लेकिन पालक के पकौड़े नहीं हेल्दी, तो वो बनाने का मेथड बहुत मैटर करता है। आपने उसमें ऑयल नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल कर रहे हैं, नहीं आपको समझ आ रही ऑब्वियसली, क्योंकि मैश करके अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते, तो आप उसे एयर फ्राई कर लें। अब तो एयर फ्रायर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा बेकिंग ओवन्स हैं, या फिर आप माइक्रोवेव कोई टेक्निक्स यूज़ कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसे डीप फ्राई नहीं करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर आपको और प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, बजाय से कि प्रोटेक्शन दे कैंसर से, वो और जो है वो कैंसरस प्रॉपर्टीज। बहुत दिल करा तो ऑलिव ऑयल वगैरह का बस थोड़ा सा ब्रश के साथ निशान लगा लें वहाँ पर। बिल्कुल, ऑलिव ऑयल हो ना भी हो तो नॉर्मल जो कैनोला ऑयल है, आप उसके साथ नॉर्मल ब्रश करके सौते कर सकते हैं वेजिटेबल्स, बस डीप फ्राई नहीं करनी होती। डीप फ्राई नहीं करनी। तो आगे तो रमजान भी आ रहा है, चलना ही डीप फ्राई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वैसे ये कि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस तरह भी नहीं करना चाहिए, डीप फ्राई वगैरह चीज़ें ना इस्तेमाल करें, और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा नहीं, ये बिल्कुल गलत, ये मिथ है। बल्कि पहले माइक्रोवेव के बारे में कहा जाता था कि माइक्रोवेव रेडिएशंस जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। लोगों ने जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको बैश करने वाले भी बहुत सारे लोग आएंगे। आप न्यू टेक्नोलॉजी को अवेल करें। आपके लिए इससे बेहतर क्या है कि आपके ऑयल के फ्री रेडिकल से बचा के आपको एक एयर फ्राइड चीज़ मिल रही है। हम लोग फिर इसको बहुत सारे इस तरह मतलब वो रिसर्च इसको मोल्ड करके कर देते हैं, लेकिन ये हेल्दी है। अच्छा इशल, एक बहस और भी है घी को लेकर और ऑयल को लेकर, ये एक बहस मौजूद है। क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या लेना चाहिए, ऑयल या फिर घी? अच्छा, बहुत सारी हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है देसी घी, लेकिन लोगों को ये बात बड़ी ऑड लगती है कि देसी घी बचपन से सिखाया गया कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दो वो अनसैचुरेटेड फैट है, वो भी आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। तो जो लोग घी पी रहे होते हैं उन्हें लगता है कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल उन्हें होगा। तो इसीलिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो ये कि वेजिटेबल ऑयल्स पे आप आएँ, कैनोला ऑयल्स ले, लेकिन कम क्वान्टिटी में ले लें। बहुत ज़्यादा है तो ऑलिव ऑयल ले लें। बहुत ज़्यादा सरसों का तेल भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग सरसों के तेल में कुछ खाने बनाने लगे, वो भी इतना
इतना चलिए, हेल्दी ये नहीं तो है। ये सारे- एक अलग चीजें हैं, देसी घी हो गया या जो भी है, सरसों का ऑयल। लेकिन हम वो बात करें जो मार्केट में आम लोग इस्तेमाल करते हैं, बनास्पति घी और ऑयल, बिल्कुल। उसमें से हम देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा कौन सा? अच्छा, बनास्पति घी जो है आप देखें कि वो इमल्सिफिकेशन उसकी हुई होती है, वो सॉलिडिफाई हुआ होता है, तो उससे बेटर ये कि आप कैनोला ऑयल जो वेजिटेबल सीड्स ऑयल है वो आप ले लें। बेशक आप कॉर्न ऑयल ले लें, बेशक आप कैनोला ऑयल ले लें, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि उसका कंबस्टन रेट कम हो, यानी कि उसकी फॉर एग्जांपल अगर आप उससे फ्लेम ऑन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं बन के ना उड़ जाए, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट पे हो। जितना अच्छा होगा उतना उसका धुआं कम उड़ेगा, उतना वो कम वॉल्यूम में कम होगा। तो ये आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी कि आपके करीब कौन से ब्रांड्स हैं जो अच्छा ऑयल बेच रहे हैं। वो आपको खुद समझ आती है जब वो वॉल्यूम में बहुत डिक्रीज नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो अच्छे हैं। लेकिन अगेन हर चीज़ की, क्योंकि फ़ैट का भी एक परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, उस परसेंटेज से एक्सीड करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके अंदर रहेंगे तो वो हेल्दी रहेगा। तो आपने फ़ैट की परसेंटेज बहुत मॉनिटर करनी है अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीज़ है वाकई। अच्छा इशल, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हमें डेली रूटीन में खानी चाहिए? लाइक ये नहीं है कि कोई महीने में एक बार खा लिए तो शायद फ़ायदा होगा, जो डेली आपका डाइट में होना चाहिए। अच्छा, डेली हम लोग पाकिस्तानी जनरली यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, लेकिन हम थोड़े गलत तरीके से यूज़ करते हैं। पहली तो बात है कि हमें जो डेली लेनी चाहिए वो है लहसुन और अदरक, गार्लिक एंड जिंजर। बहुत अच्छे हैं दोनों। दो इसमें वो पिगमेंट नहीं है जो मैं रेड की मेंशन कर रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर इसमें से भी देखा जाए तो गार्लिक बहुत अच्छा है, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, अब आपने यूज़ किस तरह करना है? हम पाकिस्तानी जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं। एट टाइम्स हम जिसे भुनाई कहते हैं, 60 मिनट्स के लिए आप उसको पका रहे हैं और उसके अंदर जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं हम उनको डिमिनिश कर देते हैं। तो गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन, तो उस कंपाउंड को हमने डैमेज नहीं होने देना होता, उसको आपने 30 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ डिमिनिश हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो इस तरह की चीज़ें लहसुन अदरक एक तो डेली बेसिस पे यूज़ करें, प्लस उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। जो आप खाने हैं वो स्टर फ्राइड हो सकते हैं, वो बॉइल्ड हो सकते हैं। ये रॉ फॉर्म में यूज करनी चाहिए चीजें, अदरक लहसुन, या फिर जो पेस्ट भी मार्केट में इनके अवेलेबल हैं, लोग सहूलत के लिए वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है? अच्छा, पेस्ट डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आप यूज़ करें। मेजरली तो उसके अंदर वही होता है, लेकिन उसके अंदर एडल्ट्रेशंस हो सकती हैं, यानी कि उसके अंदर मिलावट हो सकती है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। तो डेली बेसिस पे इतना उन्होंने तो प्रिजर्वेटिव, उसको जरा थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलाना है, एक्सपायरी उसकी दूर होगी। बिल्कुल, हम फ्रिज में भी रखे तो हमारा इतनी देर नहीं चलता। वेराज जो मार्केट बॉट होते हैं वो शेल्फ लाइफ, उनकी शेल्फ पे भी पड़े हुए बहुत लाइफ होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिशंस होते हैं। आपको एक चीज़ नहीं पता होगी कि जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट मार्केट में मिलता है उसमें ऑयल भी होता है, तो ऑटोमेटिकली हिडन फैट का कंटेंट ऐड हो गया। देन अगेन प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, फिर एट टाइम्स कलरिंग एजेंट्स भी होते हैं, बिकॉज हम गार्लिक ले रहे होते हैं तो हर दफ़ा वो उतना ही प्लेजेंट लुकिंग नहीं होता, उसकी थोड़ा कलर भी चेंज हो सकता है, जिंजर का भी चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल ही वाइटिश नहीं होता। तो और ये जो खुद ही पेस्ट बना के फ्रीज कर लेते हैं और वो फिर हम क्यूब्स में यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो हेल्दी है, वो हेल्दी है, बिल्कुल वो हेल्दी है। आप उसको अगर आप डेली बेसिस पे फ्रेश करते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसमें भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा इशल, सैलड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जो डाइट पे हैं वो तो बॉयल खाते ही हैं वेजिटेबल्स, लेकिन कुछ सैलड में जरा आप वैसे ही लेते हैं, किस फॉर्म में लेनी चाहिए? हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए या फिर हमें वैसे ही लेनी चाहिए सैलड के अंदर? अच्छा, सिर्फ ये कि अगर आप सिर्फ बात करें कच्चा सैलड लें तो वो आपको इतना सैटिस्फैक्टरी लेवल को रीच नहीं करेगा, बल्कि आप नोटिस कीजिएगा कि जिस खाने के साथ आप सैलड का कच्चा पोर्शन लेते हैं या बहुत ज़्यादा सैलड का पोर्शन ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हंगर होगा इनहिबिट। तो उसमें क्या है कि आपने उसे कुक फॉर्म में भी ले, बिकॉज हमारे जो ब्रेन को एक मैसेज जाना ज़रूरी है कि हमने कुछ प्रॉपर खाया है। आप वही कैरेट और वही जो है क्यूकम्बर वगैरह आप प्लेट में काट के रख लेंगे तो आपको सैलड ही फील होगा। वेराज अगर आप उसका सालन बना लेते हैं जैसे मिक्स वेजिटेबल का, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा आती है। आप उसमें ऑयल कम यूज़ कर लें, लेकिन आपकी खुद की प्रेफरेंस है। अगर आप ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी लेवल यानी कि आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस रीच कर जाती है रॉ वेजिटेबल्स में, तो आप रॉ ले लें, नहीं तो आप कुक फॉर्म को प्रेफर करें। अगेन आप बॉयल भी ले सकते हैं, आप उसको स्टीम कर सकते हैं, आप उसको नॉर्मल सालन की तरह बना सकते हैं, लेकिन ऑयल का कंटेंट बस आपने मॉनिटर करना होता है। अच्छा, ये तो हो गई हम सब्जियों की बात करें, डाइट की बात करें, उसके साथ साथ एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए और कैंसर से बचे रहने के लिए? क्योंकि कुछ लोग ये खुराक खा रहे होते हैं लेकिन वही वाली बात है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और मोटे हो रहे होते हैं और फिर मसाइल हो रहे होते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्ट लिंक मोटापे से तो है ही, लेकिन उसके अलावा वैसे भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती जब हम एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ लोगों में वैसे जेनेटिक ट्रेट्स नहीं होते मोटा होने के, यानी उनको फैट नहीं एक्यूमुलेशन होता, खुशकिस्मत लोग होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं बिल्कुल। तो लेकिन उनमें ये कि वो अक्सर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ये है कि आपको एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है।
सिर्फ वेट लॉस के लिए या वेट गेनिंग के लिए नहीं, आपको वैसे भी एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा और आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा आपका जब आप नॉर्मली वॉक करेंगे डेली बेसिस पे, एक हेल्दी रूटीन बन जाएगी, तो ये सब कुछ नहीं होगा। प्लस जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीजेज आ गई हैं, स्ट्रोक्स होने लगे हैं, वो भी नहीं होगा। एट टाइम्स इंसान कार्डियो करें आप, थोड़ा सा अपना स्टेमिना बेहतर करें, बस बिल्कुल सांस चढ़ जाता है, लोग थोड़ा सा चलें तो अगेन बिल्कुल इस तरह की जब आप नॉर्दर्न साइड्स में कभी जाते हैं तो आप देखेंगे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको बहुत सांस चढ़ता है। और प्लस कोविड वाले केसेस में भी इस तरह था जिनकी एंड्योरेंस ज़्यादा थी। क्विकली हमें ये बता दें कि सब्जियों का तो हम कह रहे हैं लोगों को खाएं, लेकिन ये जो नाले के गंदे पानी से सब्जियां होगा इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये है कि वेल मैंने इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च की हुई है, अपने नाना से पूछा था, ही इज़ अ बॉटनिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस चीज़ का इम्पैक्ट वेजिटेबल पे दो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसको पानी लग रहा होता है तो ऑब्वियसली टॉक्सिक हो सकता है वो। तो इसीलिए आप कोशिश करें, ऑब्वियसली जब आप मार्केट में लेते हैं तो वो नालों वाला नहीं होता, वो प्रॉपर प्रोडक्शन साइट से आ रहा होता है, वहाँ से लें। नहीं तो आप अगर होम ग्रो कर सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो वो भी कर लें। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स जब यूज़ करें उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धोएं और उनकी पील्स रिमूव करें। एट टाइम्स फ्रूट्स के ऊपर भी आप वैक्स की कोटिंग देखेंगे या इस तरह, तो पील्स रिमूव कर दें या फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, सोप रहने दें सॉल्ट वाटर में, बेकिंग सोडा में, तो वो सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ईशल आपके वक्त का। और सब्जियां जी चाहे जिस पानी से भी धुली हो, आपने एक बार ज़रूर धो के इस्तेमाल करनी है, अच्छे से धो के इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और कहते हैं अगर आपने चित्राल नहीं देखा, वैसे तो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर ने देखा और जमिया नहीं, लेकिन चित्राल के बारे में कहते हैं जिसने चित्राल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो चित्राल को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि पहली रियासत थी जिसने क़याम पाकिस्तान के बाद इस मिट्टी से वफादारी का हलफ उठाया। फलक बोस, बर्फ पोश पहाड़, शोर मचाते दरिया और वादी कैलाश के रंग आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। उज़ैर बिल्कुल महम, और खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं, वहाँ के लोगों में भी है। चित्राल में खामोश इनकलाब आ रहा है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बच्चों के किरदार पर भी अब काम किया जा रहा है। रोश दस्तारी के नाम से एक ऐसा निसाब मुतारिफ कराया गया है जो तलबा की अखलाकी तरबियत करेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल राव मोहम्मद हाशिम अजीज। उनसे जान लेते हैं कि विंटर टूरिज्म और किरदार साजी को लेकर कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। राव साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, चित्राल बिलाशुबा सयाहों की जन्नत है। 1-2 माह तक तो भरपूर सीजन भी शुरू होने वाला है और अक्सर सयाह दुश्वार गुजार रास्तों और सहूलियात की कमी की शिकायत करते हैं। इस साल के लिए क्या तैयारी है? सयाहों को किस तरह से वेलकम किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कौन से इक़दाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह टूरिज़म हब बनने जा रहा है चित्राल। यहाँ पे हमारे पास कैलाश वैलीज़ हैं, बम्बूरेत, रंबूर, बिरीर, फिर गरम चश्मा जैसा खूबसूरत इलाका है, माउंटेनस टेरेन है, लश ग्रीन वैलीज़ हैं। दरिया चित्राल तो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त है, बड़े सीनिक व्यूज़ हैं। तो जितने भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, खा लोकल्स हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों, तो इनके लिए हमने KVDA को फाल किया है, कैलाश वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी मेन हब है हमारा। उसमें टूरिज़म पुलिसिंग, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए टूरिज़म डेस्क बनाए गए हैं पूरे चित्राल में, ताकि कोई उनको इशू ना हो। फिर वहाँ ब्रोशर्स हैं, एडवाइजरीज़ हैं, साथ साथ हमारी लेवीज़ पुलिस के साथ मिलकर उनको एक ऐसा इकोसिस्टम दे रही है जिसमें हम उनको प्रमोट कर सकें, टूरिज़म को प्रमोट कर सकें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप बात करें तो हमारे पास 2 इलाके हैं, एक मदगलश्त और दूसरा शेख नंदी है जो बम्बूरेत की बिल्कुल टॉप पे है। तो वहाँ पे वी वांट चित्राल टू बी द नेक्स्ट विस्लर। हम जिस तरह कनाडा का इलाका विस्लर है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर आइस हॉकी रिंक, स्केटिंग, स्कीइंग, सारी विंटर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इस महीने में, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से भी टूरिस्ट आएंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा राव साहब, चित्राल में हम देखते हैं सयाहत का सीज़न आमतौर पर अप्रैल से सितंबर तक महदूद होता है। आप विंटर टूरिज़्म पर क्या काम कर रहे हैं ताकि जो मकामी लोगों का रोज़गार है पूरा साल चल सके और पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा हो सके? देखिए जी, जो चित्राल के लोग हैं वो बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। आप देखें पोलो, फ्री स्टाइल पोलो पूरी दुनिया में खेल खेला जाता है, लेकिन मुतारिफ जो है वो चित्राल ने कराया है। और हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, मिस्टर शंदूर है, और इसमें जो गिलगित का और चित्राल का मैच होता है तो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। फिर फुटबॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ फुकदान बिल्कुल मौजूद था। इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि मदगलश्त हमारा एक बड़ा सीनिक व्यू पॉइंट है, बड़ी खूबसूरत वैली है और वो बिल्कुल टॉप पे है और सारा स्नो बाउंड एरिया है।
उसमें हम आइस हॉकी रिंक बनाने जा रहे हैं, बच्चों को तरबियत देंगे स्कीइंग की, स्केटिंग की। उसके अलावा जितनी विंटर स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पे हम 2 डे एक इवेंट मुनक्कद करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कैलाश वैली की जहाँ अपनी खूबसूरती है, इंडिजिनस कल्चर है कैलाशा का, बड़े वाइब्रेंट लोग हैं उधर भी, वहाँ पर भी एक हमारे पास स्नो बाउंड एरिया है शेख नंदे। इन दोनों के हवाले से हमने पूरी प्लानिंग की है। इंशाल्लाह फरवरी में हम चाहते हैं, जिस तरह आप देखें कि कनाडा में विस्लर है, पूरा शहर, पूरी आबादी, पूरी इकॉनमी उनकी विंटर स्पोर्ट्स पर चलती है। तमाम तर स्पोर्ट्स, एलाइड स्पोर्ट्स वहाँ पर की जाती हैं, लोगों का रोज़गार जो है वो उससे मुतय्यन है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ फुटबॉल और पोलो तक चित्राल महदूद ना रहे। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े लाइवली लोग हैं, बड़े वाइब्रेंट लोग हैं। तो ये विंटर स्पोर्ट्स को वी वांट टू ओपन चित्राल फॉर विंटर स्पोर्ट्स। तो विंटर टूरिज्म के हवाले से हमारे यहाँ पे क्लब्स हैं, लोकल क्लब्स हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पेटर्नेज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हमें मुयस्सर है। तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि इस इलाके को हम बंद ना कर दें, स्नो बाउंड करके हम इसको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें, तमाम तर एक्टिविटीज़ को, इसको हम खोलना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी माह में हम ये 3 से 4 इवेंट्स कराएंगे डिफरेंट वैलीज़ में, ताकि आगाही हो लोगों को और पाकिस्तान में भी एक कल्चर डेवलप हो विंटर स्पोर्ट्स का, विंटर टूरिज्म का, फेस्टिवल्स का। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। राव साहब, वादी कैलाश चित्राल की पहचान है, वहाँ सयाहों की भरमार से मकामी मुनफरद सकाफत और प्राइवेसी मुतासर होने की भी कुछ इक्का दुक्का शिकायत आती हैं। इंतज़ामिया कल्चरल टूरिज्म और मकामी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ में बैलेंस कैसे बरकरार रख रही है? देखिए, इसमें अभी हमारा एक फ्रेमवर्क आया है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव, जिसमें पार्ट एंड पार्सल है टूरिज़्म। तो सबसे पहले तो कैलाश वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे हमने फ़ाल कर ली है पिछले 6 से 8 माह में। पहले भी काम कर रही थी, लेकिन अब ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर रही है। टूरिज़म डेस्क हमने बनाए हैं टूरिस्ट की अवेयरनेस के लिए, उनको फराहमी करने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एडवाइजरीज़ के हवाले से। फिर टूरिज़म पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है। उसके अलावा हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चित्राल स्काउट्स है, चित्राल पुलिस है, हमारी चित्राल लेवीज़ है, हम तमाम मिलकर टूरिज़म डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी टूरिज़म ने भी अभी विज़िट किया, तो उनको एक सेफ़ इकोसिस्टम देने के लिए तमाम तर इक़दामात उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चित्राल के लोग हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बड़े फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोगों को होस्ट करते हैं बड़ी जो है कुशादा दिली से। तो इस तरह के इवेंट्स इक्का दुक्का भी कोई रिपोर्ट हो तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है, वैसे ना होने के बराबर हैं। इधर ऐसा कोई मसला नहीं है। आप देखें, बहुत सेफ्टी है, बहुत सिक्योर है, और इस हवाले से लोग बड़े फॉरवर्ड लुकिंग हैं। तो जितने भी पंजाब से सियाह चाहे आएँ, पाकिस्तान के बाहर से आएँ, दूसरे ममालिक से आएँ, तो उनको वो एक ऐसा इकोसिस्टम दिया जाता है जो कि टूरिज्म के लिए परफेक्ट है, और उनकी हॉस्पिटैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इंतज़ामी मसरूफियात के बावजूद एक मुनफरिद तालीमी निसाब जो है वो डिज़ाइन किया है। इस मुनफरिद निसाब के खदोखाल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 माह से 5 माह पे जो मुश्तमिल एक एक्टिविटी थी बच्चों की किरदार साजी के निसाब के हवाले से, कैरेक्टर बिल्डिंग के निसाब के हवाले से, तो हमने मुकम्मल की है। एक जॉइंट एफर्ट थी, एक टीम एफर्ट थी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक ये हमने पायलट किया चित्राल में। ये एक अटैम्प्ट है। अब देखें, हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो हमारा इसमें मोटो, हमारा विजन ये है कि बच्चों के हार्ट्स और माइंड्स को नर्चर करें। इस उम्र में पहली जमात से 5वीं जमात तक बच्चों में इमोशनल क्वेश्चन बिल्ड किया जाए, एडवर्सिटी क्वेश्चन बिल्ड किया जाए, सोशल क्वेश्चन बिल्ड किया जाए, उनमें रेजिलियंस पैदा की जाए, उनको ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, आप देखें, मार्क्स की तरफ बच्चे जो है वो राग़िब होते हैं, अच्छा स्कोर करने के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए। तो हमारी ये अटेम्प्ट है कि शिफ्ट करें इनकी इंक्लिनेशन जो है मार्क्स से, जो ये रैट रेस है, उससे हटा के अच्छा इंसान बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि वो माशरे में एक मुफीद किरदार अदा कर सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। हमारा जो कैरेक्टर बिल्डिंग का करिकुलम है, रुश्द स्तरी, हमने पेटर्नेज जो है वो लोकल कल्चर को दी है, चित्राल को दी है, खुद ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँ कि सिर्फ हमारे सरकारी स्कूलों तक महदूद नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल्स, मदरसाज, क्योंकि ये टीम एफर्ट थी। डीओ मेल, फीमेल, उसामा बड़ाइच एकेडमी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेल फीमेल, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, हमारे उलमाए कराम ने, डिस्ट्रिक्ट खतीब, शाही खतीब, आगा खान फाउंडेशन मिलजुल कर, ये कोई कुकी कटर मॉडल नहीं है, कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया। चित्राल के लोगों ने
चित्राल के बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। उन्होंने मिलजुल कर ये डिज़ाइन किया, इसका रिव्यू किया। बच्चों के लिए पिक्चर्स भी चित्राली में हैं ताकि उनको जो है आशनाई हो सके, वो अपने आप को रिलेट कर सकें। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बच्चों को टास्क दिए जाएंगे। दिस बुक विल नॉट बी अ लाइबिलिटी ऑन आवर स्टूडेंट्स। ये एक दोस्त की हैसियत रखेगी और पहली जमात से 5वीं जमात तक इनको इतना रीइंफोर्स कराएंगे कि ये ज़हन नशीन कर लें ये तमाम कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको बताता चलूँ, अब ये क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से मैंने शायद ये वर्ड लम्स में, मैं कैडेट कॉलेज इस्तान अब्दाल से पढ़ा हूँ, फिर लम्स का मैं ग्रेजुएट हूँ, शायद वहाँ पे सुना हो। ये इमोशनल क्वेश्चन की बात मैंने शायद यूनिवर्सिटी डिबेट्स में की हो। तो हम चाहते थे सारे कॉन्सेप्ट्स की कम से कम हम अपने बच्चों को आगाही ज़रूर दे सकें ताकि वो बहुत ही अच्छा इकदाम। बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद हाशिम साहब आपके वक्त का। और करेक्टर जी काम हो रहा है, वो जो एक जो रैट रेस है वाकई उससे निकल कर स्कोर सिर्फ हासिल करना काम नहीं होता है, अखलाकी तौर पर आपकी जो करेक्टर ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है कि होती करेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ इंक्लिनेशन बड़ी ज़रूरी है कि जनाब आपने सर्वाइव कैसे करना है। ये वो चीज़ है जो नहीं सिखाई जाती माम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छा इकदाम है। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। हम बरसों से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंसा हुआ है और हर सरकारी दफ्तर में रिश्वत के बगैर पता नहीं कोई मतलब हिलता भी नहीं है, पत्ता भी कोई नहीं हिलता। लेकिन क्या ये सब हकीकत है या महज एक बनाया गया तासुर है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट जारी की है जिसने एहतसाब की पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया है। और ये रिपोर्ट एक आईना है जो बताती है कि तासुर हकीकत से दूर है। सोचिए कि 68% लोग कहते हैं कि रिश्वतखोरी आम है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपसे कभी किसी ने पैसे मांगे तो अक्सरियत ने कहा नहीं। इसका मतलब है कि हमने निज़ाम को उसके काम से नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों से जज किया है। मगर इसके बावजूद क्या 32% का अदम इत्मीनान नज़रअंदाज किया जा सकता है? इन तमाम गहरे सवालात पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सदर पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब साहब ने। सर आपके वक्त का इस सर्वे ने तो एक नई बहस ही छेड़ दी है। तासुर और ज़ाती तजर्बे में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या अब वाकई पाकिस्तान बदल रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो नई बहस का छिड़ना है ये बहुत अच्छी बात है। अमूमन तो इस किस्म के सर्वे और इस किस्म की गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी इदारों के किए हुए सर्वेज और उनकी रिपोर्टों की बुनियाद पे होती थी। लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिली तौर पे इस तरह के सर्वे हो रहे हैं, ये नया इंडेक्स बनने जा रहा है और इसके ऊपर बात हो रही है, ये बहुत हेल्दी बात है। लेकिन इससे जो नताइज अखज़ किए जा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो परसेप्शन है और रियलिटी है, रियलिटी वो है जिन लोगों का ज़ाती तजुर्बा है कि उन्होंने रिश्वत दी या रिश्वत में मुलविस हुए, और परसेप्शन वो है जिन्होंने बातें सुनी। तो इनके दरमियान जो गैप है वो एक नेचुरल चीज़ है। इसलिए कि मैं अगर रिश्वत कहीं देता हूँ तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, कोलीग्स को बताता हूँ। तो परसेप्शन उसकी बुनियाद पे होता है जो हम अपने किसी करीबी से सुनते हैं। तो दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो एक नेचुरल बात है। ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क पे परसेप्शन बहुत कम है, यानी करप्शन बहुत कम है और सिर्फ उसके बारे में अफवाहें हैं। ये ऐसा नहीं है, इसको हमें मजीद तफसील से देखना चाहिए। साहब, चाहे तासुर का स्कोर हो या जाती तजर्बे का, सर्वे में रिश्वत, अकरबा परवी, नाजायज दौलत कमाने में सिंध के हवाले से हम अगर बात करें तो जो नंबर है वो खासे तशवीशनाक है। क्या वजह समझ आती है आपको इसके पीछे? जी दुरुस्त है, और ये वाहिद एक सर्वे नहीं है जिसमें सिंध को पॉइंट आउट किया गया है। सिंध और बलूचिस्तान जनरली गवर्नेंस के मामले में उनके स्कोर कम ही आते हैं। तो इसके अंदर भी सिंध को परसेप्शन के बारे में भी आपने ठीक कहा और लिव्ड इन एक्सपीरियंस के बारे में भी आपने कहा, ये दोनों में सिंध का स्कोर सबसे कम है। यानी सबसे ज़्यादा रिश्वत इसी सूबे के अंदर पाई जाती है, जो तशवीशनाक है। पंजाब और इस्लामाबाद बेहतरीन है जनरली। खैबर पख्तूनख्वा भी एक चीज़ के अंदर बेहतरीन है। तो वो बड़ी, ये भी अच्छी बात है कि उससे सूबा पॉइंट आउट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो करप्शन को दूर करने की एफर्ट्स हैं वहाँ फोकस होनी चाहिए। और ये भी अच्छी बात है कि इदारों को भी इसी तरह आइडेंटिफाई किया गया है।
बिल्कुल। बिलाल साहब, आप पहले बात मुकम्मल करना चाह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि करप्शन कम हो गई है, लोग इसको शायद ये सुन के समझ रहे हों कि जनाब शायद सुनी सुनाई बातें ज़्यादा हैं, जो रिश्वत लेने का कल्चर है वो कम हो गया है। इस हवाले से आप कमेंट करना चाह रहे थे, ज़रा उसको मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा था जी। कि अगर अगला जो इंडेक्स अगले साल बने, और मेरी उम्मीद है कि हर साल ही हुआ करे, ताकि हमें एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे भी मिले कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या तब्दीली आ रही है, बेहतरी हो रही है, खराबी हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली, मिसाल के तौर से अगर मैं पुलिस के पास गया हूँ, तो जिन लोगों का पुलिस के साथ एक्सपीरियंस हुआ है उनसे पूछा जाए कि आपने कोई रिश्वत दी है, यानी जिनका वास्ता ही नहीं पड़ा उनसे ये सवाल पूछना, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस तो वो नहीं हो सकता। उनसे पूछा जाए जिन लोगों का वास्ता पड़ा है कि उनमें से कितनों ने रिश्वत दी है, वो ज्यादा एक्यूरेट आपको सजेस्ट करेगा कि वास्ता पड़ा भी लेकिन फिर भी रिश्वत नहीं मांगी किसी ने, वो बहुत हौसला अफजा बात है। लेकिन आप जनरली 6000 लोगों से अगर आप पूछेंगे तो जिसका वास्ता ही नहीं पड़ा, जाहिर उसका रिश्वत देने का एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं। अच्छा अहमद साहब, शफाफियत को लेकर भी सिंध और बलूचिस्तान इंडेक्स में पीछे है, क्या वहाँ एहतसाबी जो है वो एहतसाबी अमल में सियासी मुदाखलत ज़्यादा है? अच्छा, मैं ये भी जिक्र करूं कि पंजाब जिसको सबसे अच्छा स्कोर मिला है, इस्लामाबाद, वो हिस्टोरिकली चीज़ें वहाँ पे बेहतर रही हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है, वहाँ के बेहतर दिमाग उसे गवर्न करने के लिए होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। अमूमन सिंध में ऐसा नहीं होता। लेकिन सिंध में ये बात भी सही है कि अगर आपकी हुकूमतें तब्दील होती रहें तो वहाँ पे ज़रा फिर चीज़ों को उनके अंदर शफाफियत के आने का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक ही हुकूमत तवील अरसे तक चलती रहे एक ही पार्टी की, तो फिर उसके अंदर ज़रा एहतसाब का अमल निस्बतन कमज़ोर होता है। तो सिंध में हमने देखा है भाई लंबे अरसे से एक ही हुकूमत चल रही है, तो उससे भी कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बिलाल साहब, सर्वे के मुताबिक 68% को ये लगता है कि रिश्वत आम है, मगर सिर्फ 27% ने ज़ाती तौर पर रिश्वत का सामना किया, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं। क्या वाकई एहतसाब का जो अंदरूनी निज़ाम है माजी की निस्बत कोई ज़्यादा बेहतर हुआ है, ज़्यादा सख्ती से काम करना शुरू कर दिया उसने? कुछ रिसेंट पास्ट में तो ऐसे कुछ इशारे मिलते हैं कि हमारे यहाँ जो रिश्वत, मिसाल के तौर पर गवर्नेंस का एक एलिमेंट है ना कि रिश्वत को ख़त्म किया जाए, तो गवर्नेंस के ऊपर जो फोकस है वो पिछले 2 साल में निस्बतन बढ़ा है। अमूमन हम जज्बाती किस्म के मौज़ूआत के ऊपर ही बहस करते हैं कि फ़लाँ मज़लूम है, फ़लाँ शहीद है, फ़लाँ के साथ ज़्यादती हुई है, लिहाजा हम उसकी बुनियाद पर किसकी हमायत करते हैं। लेकिन अब ये सवाल पिछले 2 साल में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा गेन कर रहा है लोगों की तवज्जो कि यहाँ पे पानी का निज़ाम कितना अच्छा है, यहाँ पे मैन होल कितने खुले हैं, यहाँ पे आग बुझाने का इंतज़ाम कितना अच्छा है। तो ये चीज़ें जब बहस पे आएंगी और हुकूमतों को उसके बुनियाद पे जांचा जाएगा तो फिर चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो मैंने अभी हाल ही में ये जो लाहौर में भाटी गेट के बाहर एक बच्चा बदकिस्मती से, एक वालदा और उसकी बच्ची दोनों एक मैनहोल में गिर के हलाक हुए, तो वो तो बहुत अफसोसनाक था। लेकिन उसके ऊपर फिर फौरन जो अकाउंटेबिलिटी हुई कि अफसरों को गिरफ्तार भी किया गया, उनको मुअत्तल भी किया गया और कहा गया कि उनको नौकरी से निकाला जाए, तो लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि अकाउंटेबिलिटी के लिए उनको कई सालों इंतजार नहीं करना पड़ता, फौरन अकाउंटेबिलिटी हुई। तो इससे चीज़ें इम्प्रूव तो हुई है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस ताज़ा तरीन सर्वे के हवाले से बात कर रहे थे कि रियलिटी क्या है, परसेप्शन क्या है और ख़ुद एहतसाबी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि लोगों का सिस्टम के ऊपर एतमाद कायम रहे। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट के मैदान से जी बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला ICC को पहुंचा दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर ईमेल के जरिए आगाह कर दिया है। इस एक ईमेल ने भारत में खलबली मचा दी और भारतीय मीडिया जो पहले पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था अब ICC की मीटिंग की दुहाइयां दे रहा है। और गोदी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। मुतालबा किया जा रहा है कि ICC मामले पर जल्द हंगामी बोर्ड मीटिंग बुलाए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।
लेकिन सवाल पाकिस्तान के बायकॉट का है, जिससे करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान भारत से ना खेलने का फैसला बदलेगा या नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट से जान लेते हैं। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुएब, पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल कर दी है, अब आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है और आईसीसी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बोल्ड फैसला लिया है। कोई ये सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से बोल्ड फैसला लेगा। उन्होंने, वो कहते हैं ना कि सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी वाला काम किया है कि उन्होंने इवेंट का बायकॉट भी नहीं किया, लेकिन इवेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा दिया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है नहीं खेलेगा पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप में इंडिया से। तो ये दुनिया क्रिकेट को इस ऐलान ने हिला कर रख दिया। उसके बाद से एवरी आवर, नॉट एवरी डे, एवरी आवर, हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल जो है वो तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान को जो है वो डराया भी जा रहा है, पाकिस्तान को खबरदार भी किया जा रहा है और साथ ही हमारी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं। तो यानी कि एक जानिब जो है वो आंखें दिखाई जा रही है, तो दूसरी जानिब पैर पड़ा जा रहा है कि करो, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तो आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। अच्छा शुएब, यानी कि कह सकते हैं वो जो एक सियासी रिवायात चलती आ रही थी, वो गठजोड़ जो बना हुआ था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। माम ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है, इस बोल्ड स्टेप के आपको नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। और लेकिन दूर रस में अगर जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से दुनिया क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। आईसीसी में सब जो है वो बीसीसीआई से खुश नहीं है। बीसीसीआई मतलब भारत से सारे बोर्ड जो है वो खुश नहीं है। जो भारत मनमानियां करता है, अपनी गुंडागर्दी करता है, अपने फैसले थोपता है, तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो उनके खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हो सकता है शुरू में पाकिस्तान को डराया धमकाया जाए, पाकिस्तान पे कुछ पाबंदियों की बातें की जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीगर क्रिकेट बोर्ड भी इस पर बात करना शुरू करेंगे। जब बात करना शुरू करेंगे तो फिर जाके पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिल जाएगी और फिर ऐसे ही होगा जैसे बिग 3 हुआ था। उस टाइम भी भारत ने ही एक जो है वो कोशिश की थी कि भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलके क्रिकेट पे उजारादारी कायम कर ले, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान खड़ा हुआ था। फिर वो बिग 3 खत्म हुआ था और अब भी भारत की गुंडागर्दी के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पे अगर नताइज ना भी आए, लेकिन आपको आने वाले चंद सालों में इसके नताइज जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल नजर आएंगे। अच्छा शुएब, आप यकीनन इंडियन चैनल्स भी देख लेते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। वहाँ के अर्नब गोस्वामी को ले लें, दूसरे जितने भी इस तरह के एंकर्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में बहुत आगे होते हैं, बल्कि शोला बयानी कर रहे होते हैं। एक अनोखी तजवीज़ दी जा रही है कि जनाब इंडिया जो है वो बाइकआउट करते, इंडिया जनाब वर्ल्ड कप ही ना करे। अब ये तजवीज़ देने से पहले ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये मेज़बान है, ये ऐसा नहीं कर सकते कि मेज़बान ही जनाब खेलने से इनकार करते? देखिए, बात ये है कि ये खाम ख्यालियां हैं। अगर आपने पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट ही करना है तो मिन्नत तरले क्यों कर रहे हैं? फिर पाकिस्तान को आंखें इधर उधर से क्यों दिखवा रहे हैं? फिर पाकिस्तान से बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बात क्यों कर रहे हैं? फिर 2 दिन पहले तक तो उनका मीडिया जो है वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान, अगर आप 2 महीने पहले चले जाए तो इंडियन मीडिया ये दावा करता था कि हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम नहीं खेलेंगे तो तब ये बातें करने लग गए कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो दुनिया क्रिकेट के, दूसरों को छोड़ें, पाकिस्तान अपने क्रिकेट के शायकीन को एक बड़े मैच से महरूम कर रहा है। और अब आके वो कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे। इनकी हर सुबह एक नया राग होता है, एक नया राग ये अलापते हैं और वो सारे राग जो हैं वो बेसुरे राग हैं इनके, इसलिए आप उनकी जानिब तवज्जो ना दें। शुएब, क्या करें, इररिलेवेंट हो जाता है ना। भारत खेलना भी नहीं चाहता, लेकिन खेलना मजबूरी भी। अगर खेलेगा नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा? पैसे भी कमाने हैं। अब ये सारी सूरत हाल के बाद खैर क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई पाबंदी लगा सकता है? कानूनी तौर पर तो पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं, केस कितना मजबूत है? देखिए, अगर लीगली हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान को एक एज ये हासिल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले अनाउंस नहीं किया, पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो ये इन्होंने अपना कहते हैं कि अपनी मूव जो है वो बेहतर तरीके से चली है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे जो इवेंट गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड पर ही गया था। ठीक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम इंडिया आकर नहीं खेलना चाहते, लिहाजा हम जो है वहां जाकर खेलेंगे। तो मैच जो है वो श्रीलंका चला गया, श्रीलंका मैच चला गया। अब पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी कंसर्न, वहां पे पाकिस्तान उसका इजहार नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो सॉलिडारिटी दिखा रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ आपने ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा जो है वो ऑन पेपर
या आईसीसी के बोर्ड में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा अपने मौक़िफ़ को लेके। सिर्फ वो ये प्ली कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आईसीसी के चार्टर के तहत हर क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीज़ों में अपनी गवर्नमेंट को देखना होता है। मीनवाइल आईसीसी का चार्टर ये भी कहता है कि किसी क्रिकेट बोर्ड पे किसी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, थोड़े दिन और गुजरने दें, आपको बहुत सारे जो है वो चीज़ें दिखाएंगे कि टेबल टॉक होगी, बहुत सारी चीज़ों पे सेटलमेंट होगी, तो शायद आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल शोएब, आप खबर भी दे रहे हैं अपने तज्जिए के अंदर कि सेटलमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। अच्छा, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो आईसीसी कवानीन के मुताबिक पॉइंट्स कटेंगे, ग्रुप स्टेज पर क्या पोजीशन फिर बनती देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं होगा कि कोई टीम जो है वो मैच ना खेले। मुझे याद है 1996 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ नहीं खेला था, फिर वो श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में देखेंगे कीनिया के खिलाफ मैच नहीं हुआ, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं हुआ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो सब चीज़ों में टीमें दोनों कांटे की नहीं होती थी। पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, रेवेन्यू की भी जंग है, ठीक है। ये जो जंग है ये पूरी दुनिया की टीआरपी की भी जंग है। अगर हम एक तरफ देखें कि रेवेन्यू लॉस को हटा दें, तो अगर आईसीसी में हम सपोज करें कि आईसीसी के किसी मैच को 1 करोड़ आई बॉल्स देखती हैं, मैं सपोज के तौर पे ये फिगर दे रहा हूँ, तो वो 1 करोड़ आई बॉल्स में थे, पता चलता है कि 90 लाख या 85 लाख आई बॉल्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच को देख रही थी। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और क्रिकेट के इस पाकिस्तान इंडिया के इस मैच की कितनी अहमियत है। तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। यहाँ तक आप पॉइंट्स टेबल पर आ रहे हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान अगर वो 2 मैच मतलब 2 पॉइंट लूज भी कर जाता है, तो उसके बावजूद पाकिस्तान अगले मरहले में जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसके जो दूसरे हरीफ हैं वो कदरे कमजोर हैं, पाकिस्तान उनको आराम से पिछाड़ सकता है। सही शोएब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अब मामला सेटलमेंट की तरफ जा सकता है, कोई टेबल टॉक हो सकती है, तो हम समझ सकते हैं ये स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्हीं का प्रेशर है, अदरवाइज खुद तो ये सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसे ही कह सकती हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का कोई जो है वो वतन नहीं होता, ठीक है ना। या आप कह दें कि जो स्पॉन्सर होता है उसका कोई वतन नहीं होता, उसका मुफाद सिर्फ पैसा होता है, और उसको पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो नहीं हुआ तो उससे उनको रेवेन्यू को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो आते हैं वो पूरे मेगा इवेंट की रकम एक तरफ, और पाकिस्तान इंडिया के मैच की स्लॉट की रकम जो है वो उस पे अगर उसका रेशो देखेंगे तो पता चलेगा कि जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इस वजह से स्पॉन्सर्स भी बैक पे जाएंगे कि अगर ये मैच नहीं हो रहा तो हमें जरूरत नहीं है इतने पैसे देने की, क्योंकि जब आईसीसी भी ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील करता है या स्पॉन्सर्स के साथ जब डील होती है तो उनको बताया जाता है कि ये मैचेस हैं। तो आप देखें कि रिसेंट पास में जितने आईसीसी के इवेंट हुए, एसीसी के इवेंट हुए, उसमें कोशिश की गई कि कम से कम 2 मरतबा पाकिस्तान इंडिया जरूर टकराए। तो वो 2 मरतबा टकराना सिर्फ आवाम के लिए नहीं होता, सिर्फ इन 2 टीमों के लिए नहीं होता, एक्चुअली वो होता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वो होता है स्पॉन्सर्स के लिए, कि उनको एक जो है वो बिल्कुल ये ब्रॉडकास्टर्स की भी ये डिमांड होती है कि जनाब इवेंट हो रहा है तो उसमें 2 बार तो कम से कम और इंडिया पाकिस्तान जो है ये लाजमी आमने सामने आए, इनके मैच हों, ताकि जनाब एडवर्टाइजर्स का भी पैसा बने और जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा कमाया जा सके। पीछे स्ट्रेटजी है। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक्त का। तो नाजरीन, अब देखते हैं कि टेबल टॉक होती है या नहीं होती, या फिर पाकिस्तान अपने इसी फैसले के साथ जनाब इवेंट के अंदर जाता है। ये सारी चीज़ें तो जनाब चलेंगी, और साथ ही साथ मैच के हवाले से आपको पता है वेदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ आप हमें बताएं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। जी, मौसम की भी हम बता देते हैं। ये तो उतार चढ़ाव रहेंगे ही, लेकिन मौसम में भी बहुत उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। दर्जा हरारत मुख्तलिफ शहरों में कैसा है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात में मगरबी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है -1 और कम से कम -12 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है।
आज़ाद कश्मीर के हवाले से बताएं तो मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 7 और कम से कम -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 7 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बाद अज़ दोपहर मगरिबी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का भी इम्कान है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं शहर कायद कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 29 और कम से कम 17 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तो जनाब मौसम की सूरत हाल आपने जान ली और इसके बाद तो ब्रेक लाजिम है ताकि आप सोच सकें कि जनाब इस मौसम में आपने अपना दिन कैसे अच्छा गुजारना है, और बल्कि 2-4 दिन भी अच्छे किस तरह से आपने गुजारने हैं। छुट्टियां भी आगे आ रही हैं, तो आप डिसाइड कीजिए। हम ब्रेक से फौरन वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं उस कीमती धात की जिसने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। लोग कंफ्यूज हैं कि गोल्ड बाय करें या ना करें, और दुबई में लोग जेवरात बेचने के लिए कतारों में लगे हैं ताकि कर्ज उतार सकें और जायदाद बना सकें। और पाकिस्तान में तो कमाल ही हो गया। पहले कीमतें अचानक गिरी, फिर अचानक से गुज़श्ता रोज़ 24,000 रुपये तक का बड़ा इजाफा हुआ कीमतों में। सरमायाकार परेशान है कि सोना अब खरीदना है या बेचना है, शशो पंच में मुब्तला है। तो क्या सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आर्टिफिशियल है, और क्या चांदी अगला सोना है? मारूफ ज्वेलर फैसल उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस किस्म के मौज़ूआत पर हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए दस्तयाब होते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। पहले तो हमें ये बताइए कि दुबई के अंदर क्या हुआ? कोई ऐसे मनाजर लग रहे थे कि कोई सेल लग गई है और लोग लाइनें लगा के खड़े हैं, और जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर हैं, वो शटर गिरा के निकल रहे हैं। हुआ क्या वहाँ पर? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जब मार्केट क्रैश होती है ना एकदम, तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। यही चीज़ दुबई में भी हुई है। जैसे ही मार्केट एकदम क्रैश की, जो कि बिल्कुल सडन थी, सही, बिल्कुल भी कोई सोच नहीं रहा था। जिस तरह मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, स्काई रॉकेटिंग, एकदम डिप उसने किया है, नोज डाइव की है। लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं क्रैश हो जाना है गोल्ड, क्योंकि अफवाहें भी फैली हुई थी, रूमर्स थे कि गोल्ड ने क्रैश हो जाना है और ये 2 लाख पे आ जाएगा, कोई कह रहा था 3 लाख पे आ जाएगा। लोग परेशान हुए, वो फ़ौरन निकले। उन्होंने ज्वेलर्स की दुकानों पे जाके धावा बोला कि वी वांट टू सेल। एकदम इतनी ज़्यादा वो सेलिंग के बाद उधर क्या हुआ कि कैश आउट हो गया मार्केट में। ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी कि भाई हमारे पास कैश नहीं है, वी आर नॉट बाइंग इट। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो फिर यही होता है कि कैश आउट हो जाता है।
तो यही वहाँ पे उन्होंने अपने शटर डाउन किए, उन्होंने कहा हम क्लोज्ड हैं, वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग। सही ये चीज़ सही। हुई। तो फैसल साहब, पाकिस्तान में क्या हुआ है? सोने की कीमतों में हमने देखा गुज़श्ता रोज़ में 24,000 रुपए का इजाफा। ये कुछ सट्टाबाजी थी, क्या था, इसकी क्या वजह रही आलमी मार्केट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये असल में ज़्यादा जो है ना है सट्टेबाजी चल रही है इस टाइम। अच्छा, परचेजर जो है ना फिजिकली इतना नहीं है, कर रहे हैं लोग, लेकिन असल जो गेम हो रही है ना वो बटन्स पे हो रही है। अच्छा, बाइंग के ऊपर बटन दबा हुआ है, बाय करे जा रहे हैं। जो पीछे बैठे हुए ना बड़े बड़े सट्टेबाज, जिनमें चाइनीज जो है ना इस टाइम सबसे टॉप पे हैं। देखें, उन्होंने अमेरिका के साथ एक मौशी जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका के ऊपर एक जंग मुसल्लत की हुई है। वो क्या कि आपका डॉलर है, आप सुपर पावर हैं तो कोई बात नहीं, हम भी मेटल्स में सुपर पावर हैं। चांदी और गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम को हम कंट्रोल करेंगे, हम उसकी कीमतें इतनी ऊपर कर देंगे कि आपके लिए सुपर पावर रहना मुश्किल हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। ये एक टग ऑफ वॉर चल रही है। कमोडिटीज इस टाइम जो है ना, स्पेशली जो रेयर अर्थ ये मेटल्स हैं जी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, रेडियम, मतलब इट्स अ लिस्ट ऑफ मेटल्स जो मैं आपको बता सकता हूँ जो चाइना कंट्रोल कर रहा है इस टाइम। सबसे बड़ा जो उसमें मेन स्टेक होल्डर है चाइना, वो सिल्वर में है। क्योंकि सिल्वर को वो कंट्रोल करता है। नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर चाइना एंड नंबर 1 कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, जो सिल्वर का नंबर 1 कंज्यूमर है। वो कैसे है कि आप गोल्ड देखें, गोल्ड तो है 40% जो है ना वो दुनिया में वो वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है, सेफों में पड़ा हुआ ऐसे ही है। और 20% जो है ना वो ज्वेलरी में और इन चीज़ों में यूज़ हो रहा है। लेकिन जो सिल्वर है, सिल्वर इस टाइम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गाड़ियों में, ईवीज़ में, और इसके अलावा चिप्स में यूज़ होता है, और मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सिल्वर। तो इसलिए चाइना इज़ कंट्रोलिंग सिल्वर। वो कंज्यूमर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है। तो जब आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हो तो यू आर द मेन स्टेक होल्डर, और आप कंट्रोल करते हैं कीमत को। सही। अच्छा, तो फैसल साहब, एक बात आप ये भी कर रहे थे कि ये करेक्शन हो रही होती है, जब कीमतें डाउन हो तो आपको फौरी तौर पर ख़रीदना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल ऐसा है कि जब प्राइस नीचे आती है ना तो उसे हम इन टर्म्स में बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन का मतलब ये है कि एक्सप्लेन कीजिएगा। करेक्शन का मतलब ये होता है कि जब एबनॉर्मल प्राइसेस ऊपर जाती हैं ना, तो वो एक दफ़ा नीचे ज़रूर आती हैं। ओके, अब मैं आपको ये एक तफसील से थोड़ा सा बताता हूँ। गोल्ड में जो है ना प्राइस पाकिस्तान में कम है बनिस्बत दुबई के। दुबई में गोल्ड प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे अंडर कॉस्ट सेलिंग हो रही है। दुबई में जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्राइसेस है। यहाँ पे अंडर कॉस्ट इसलिए है कि यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी जो है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के जो लोकल मर्चेंडाइज है गोल्ड की, उन्होंने क्या किया कि हम इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं ऊपर लेके जाते हैं, हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे। तो फिर मीनवाइल वो एक करेक्शन आई। करेक्शन के बाद फिर दोबारा क्या हुआ कि प्राइसेस नॉर्मल हो गई। वो जो ओवर कॉस्ट और अंडर कॉस्ट का जो फर्क था वो अब लेवल हो गया। अब जो प्राइस चल रही है ना पाकिस्तान और दुबई, वो सेम है। यानी फैसल साहब, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये जो मसनूई इजाफा होता है, ये एक दफ़ा उसको सेट करती है, अपनी एक्चुअल प्राइस पे लेकर आती है ये करेक्शन। जी, इसमें देखिए मसनूई इजाफा मैं नहीं कहूँगा जी, ये हेजिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं हेजिंग। जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो जिसको आपने भी बोला कि सट्टा हो रहा है, जो सट्टेबाज है ना, वो हेजिंग करते हैं, वो ज्यादा बाइंग करते हैं। फैसल साहब, ये है कि ये आवाम के जहनों से खेल रहे हैं प्रॉपर, कि आपको अब एकदम ट्रैप की है, लोग जाएंगे सेल करेंगे और उसके बाद फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। जाहिर है, देखिए ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जाहिर है, आप बैठे बैठे जब रात को आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, आप कहेंगे यार ये 4 लाख रुपए तोला सोना था, ये सुबह अचानक 5 लाख कैसे हो गया, व्हाट हैपेंड। तो यही अभी हमने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में देखा है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो दे हैव बीन वेरी, कोई ना कोई खरीदार ही फोन कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे डेली 200 to 300 कॉल्स आती है डेली। हमें अंदाजा है। और आपके शो के आने के बाद वो कॉल्स में इजाफा हो गया है। अच्छा, चलेंगे तो फिर क्रेडिट हमें भी जाता है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग कि आप यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। देखिए, मैं लोगों को एक ही मशवरा देता हूँ, मेरे से दे आस्क मी गोल्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। माई आंसर इज
ऑलवेज हमेशा खरीदें, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, गोल्ड खरीदें क्योंकि इसने हमेशा इंक्रीज होना है। ठीक। वैसे सब चले एक सिचुएशन हम देख लेते हैं। आप किसी बात से मतलब गाड़ियां हैं जी, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, आप किस में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बेहतर कहेंगे? ऑब्वियसली गोल्ड। ऑब्वियसली गोल्ड, बिल्कुल द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, गोल्ड। अच्छा। वो वजह है, हाँ देखें गोल्ड हमारा सरमाया है, ठीक। ठीक। हम अपना सरमाया क्यों बर्बाद करें लोहे में लगा के? गाड़ियां क्या लोहा ही है ना, जी। ठीक है, और बाकी चीजें क्या हैं, दे आर सब वेस्ट। इतना भी कम ना उनको करें, देखे 3-3 साल चला के भी लोगों की उस कीमत से ज्यादा बिक जाती है। देखें आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता जी। हूँ। मेरे वाले साहब के जो एक उस्ताद थे ना, उनके छोटे भाई ने ना उनको गाड़ी गिफ्ट की 1980s में। उन दिनों गाड़ियां बहुत रेयर होती थी, और मेरे जो वो अंकल, मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने अपने भाई को डांट के आगे कहा, मेरा पैसा तूने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, लोहे पे लगा दिया तूने, बर्बाद कर दिया मेरा पैसा। तो ये प्योर कारोबारी वो बंदा जो था ना, बहुत मशहूर है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में, सेठ अफजल साहब उनका नाम था, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। तो इस तरह के लोगों ने हमें मशवरे दिए हैं कि भाई अपना सरमाया बचा के रखो। मशवरा इमानत होती है जी। तो मैं भी लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इन्वेस्ट वेरी वाइजली, स्पेंड वेरी वाइजली, अपना सरमाया बचाएं। सही। दुनिया में आगे क्या क्या कुछ होना है, आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। exactly। वही बचेगा जिसके पास जो वेल्थ होगी, स्ट्रांग होगा मॉनेटरी टर्म्स में। फैसल साहब, चांदी के बारे में भी बता दें, चांदी खरीद लें? देखें फिर वही बात है कि मैं मना कभी भी नहीं करूंगा कि खरीदें या नहीं सोने के, अब सोने जिसके पास इतनी अमाउंट ना हो कि गोल्ड खरीद सके, तो चांदी पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है अब जो चांदी होगा वो आने वाले वक्तों का गोल्ड होगा। आपने एक आजकल टर्म बहुत चल रही है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। इट इज ट्रू। सिल्वर जो है ना वो गोल्ड से ज्यादा नफा दे रहा है। ठीक। आपने अगर मेरे कहने पे ले ली होती ना उन दिनों सिल्वर, जब मैं कह रहा था जब 6,000 रुपया तोला थी जी। तो इस टाइम आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका वो 20 लाख होना था। ये तो चंद महीनों की ये बात है। आज आपने ना एक्यूरेट अमाउंट के साथ बताया। एग्जैक्टली, क्योंकि 6,000 था, अभी 16,000 है। अच्छा, तो डबल हो गया। डबल हो गया। आगे भी यही होना है। सिल्वर ने अभी 25,000 क्रॉस करना है पर तोला, उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट है 35,000। फैसल साहब जी, ये ना अभी हमें ब्रेक लेनी चाहिए ताकि तो हम रिग्रेट भी हो रहा है हमें डिस्कस कर सके अब कि बात हमारा आगे हिसाब हो नहीं किताब रही क्या है। है। अभी आप बाय करें, रिग्रेट ना करें। नाउ इज द टाइम टू बाय। ओके टाइम टू बाय, आप बाय करें, आप भी जाएं ब्रेक में और हिसाब किताब करें, हम भी करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जो अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ट्रम्प इंतजामिया ने उनके ख्वाबों के आगे दीवार खड़ी कर दी है। 75 ममालिक बशमूल पाकिस्तान के इमिग्रेंट वीज़ों पर हम देख रहे हैं कि काम रुका हुआ है, जो 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। लेकिन अच्छी खबर यह कि अमेरिका में शहरी हुकूक की तंजीमें मैदान में आ गई हैं और इस फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया है। क्या अदालत ट्रम्प की पॉलिसी रोक देगी? वो हज़ारों पाकिस्तानी जिनकी फाइलें जमा हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? एग्जैक्टली। और इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट यूसुफ अलमाश। शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि न्यूयॉर्क की अदालत में दायर मुकदमे की ये कानूनी हैसियत क्या है, और अगर अदालत इसे स्टे ऑर्डर नहीं देती है तो दरख्वास्त गुजारों के पास क्या मुतबादिल रास्ता बचता है? रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मामला जो ट्रम्प इंतज़ामिया ने किया है और उनका कहना ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है और इस वजह से हम इस काम को कर रहे हैं। देखें, नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह एक चीज़ होती है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो चीज़ें चलती हैं वो अपनी जगह होती हैं। ज़ाहिर है कि आप इंसानियत की कॉस्ट पर आप अपने कोई भी चीज़ अगर आप करने जाते हैं तो उससे हमेशा आपको नुकसान ही होगा, और जो ट्रम्प इंतज़ामिया पॉलिसी अपना रही है उसके नतीजे में तो हमेशा नुकसान ही सामने आएगा। अलबत्ता जो केस वहाँ पर मौजूद है और केस के अंदर जो अदालत में जो एक केस नहीं है, ये बहुत सारे केसेस हैं और वो सारे के सारे केसेस की जो बेस बनाई गई है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बनाई गई है। और दूसरा उसके साथ साथ ये चीज़ की गई है कि खुद अमेरिका को टैलेंट का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के अंदर इनोवेशन का मामला बहुत नीचे चला जाएगा। इसी तरह फिर यह है कि जितनी स्किल्ड फोर्स इन ममालिक से आती है तो वो कहाँ से आएगी?
तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ वहाँ पे जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इशू ये है कि जाहिर है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया का ये मामला इस अंदाज से जो उन्होंने बेस बनाई है, वो बेस भी इतनी कमज़ोर नहीं है। तो जब वो बेस इतनी कमज़ोर नहीं है और उन्होंने उसकी बेस पे 75 कंट्रीज को उसमें इनलिस्ट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत के लिए खुद ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। अच्छा, अब अगर अदालत इसमें रिलीफ देती भी है तो लेकिन उसमें जो इसको स्ट्रिक्ट करने वाला मामला आया है, तो उसमें आप अंदाजा करें कि 10 फैक्टर्स हैं बड़े, कि जिन 10 फैक्टर्स की बेस पर जो लोग एप्लीकेंट हैं जो उस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो जब वो 10 फैक्टर्स के प्रोसेस से गुजरेंगे तो मैं नहीं समझता कि अदालत का रिलीफ मिलने के बावजूद कोई सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस क्रिएट हो सकेगा। और जो ट्रंप इंतजामिया का स्टैंड है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक रहेगा। मिसाल के तौर पर कि सबसे पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो बहुत हाई कर दी हैं। पहले ये होता था कि अच्छा भी जॉब ऑफर है या वीज़ा का ऑफर, जॉब ऑफर है या स्टडी ऑफर है तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अब यह है कि वहां पर उसके साथ और रिक्वायरमेंट शामिल कर दी गई हैं कि अच्छा जनाब इसके साथ स्किल की रिक्वायरमेंट बताएं, लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट बताएं, फलानी चीज की रिक्वायरमेंट बताएं। इसी तरह यह है कि अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका बैकग्राउंड भी चेक होगा। बैकग्राउंड चेक होने का मतलब यह है कि आपका सोशल बैकग्राउंड पीछे क्या है, फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, इसी तरह और कई चीजें जो चेक होंगी। मसलन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतलब पहले होता था कि 5 साल के अंदर वीज़ा का इंतज़ार है तो चलो यार उसके बाद मामला होगा। अब अगर उसको 8 से 10 साल तक कर दिया जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में डेफिनेटली मतलब इतना लंबा वेट करना और ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। फिर अदालतों के अंदर जो केस जाते थे तो उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ाम किया कि भाई अदालतों के अंदर केसेस को जो पेंडिंग रख के और उसको लंबा जनाब लटका के और उस अंदाज से ये किया जाता था, तो इसको भी प्रोसेस को फौरन यूसुफ साहब बिल्कुल जो प्रोसेस है बड़ा मुश्किल बना दिया गया। आप 10 फैक्टर की बात कर रहे हैं, इधर लोग व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं ऑन करते तो इतने लंबे प्रोसेस में से कौन निकले। और दूसरा आपने देखा होगा यूसुफ साहब, आजकल सोशल मीडिया पर एक जुमला बड़ा वायरल है मशहूर सिंगर बिली एलिश का, जिन्होंने अवार्ड हासिल करने के बाद ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने जुमला कहा कि नो वन इज इलीगल ऑन स्टोलन लैंड। तो आवाजें उठ रही हैं, ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यूसुफ साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी आवाजें भी उठ रही हैं, तो क्या अदालत इन चीजों को भी देखेगी, लोगों के जो जज्बात हैं, जो लोगों का रुझान है, उसको भी देखकर कोई फैसला किया जाएगा? जी, कंसीडर किया जाएगा इन सारी बातों को। लेकिन मैं दूसरी बात एक और चीज आपके सामने रख रहा हूं कि जो उसके अंदर उन्होंने फैक्टर्स डाल दिए हैं, जो उसको कंट्रोल सिस्टम बना दिया है, तो उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर वही तो बता रहा हूं कि 10 फैक्टर्स हैं उसके अंदर। अब अदालत कह भी दे कि अच्छा जी ठीक है जी बैन हटा दें, बैन हटा दिया, लेकिन अब वो जो 10 फैक्टर्स का कंट्रोल होगा तो उससे आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जी फैमिली जो वीजा है या फैमिली की जो वहां पे इमिग्रेशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। ये छोटी छोटी जो रिस्ट्रिक्शन 10 तरह की लगी हुई है। यूसुफ साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना लंबा इंतजार भी है और 10 फैक्टर्स भी हैं, इनकी वेरिफिकेशन भी है, स्पाउस वीज़ा के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि शादियां हो जाती हैं बाहर के मुल्कों में और लड़कियां निकाह करके लड़का चला गया, लड़कियां इंतजार कर रही होती, उनके लिए कितनी ट्रबल होने वाली? उनके लिए बहुत ट्रबल होगी। उसकी वजह यह है और यही वो इशू है कि जो अदालत के अंदर पेश किया गया है कि भाई हमारी जो फैमिली पूरी जो है ना मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वही असल प्रॉब्लम में आएंगे। कि मिसाल के तौर पे फैमिली का अगर आपने जैसे निकाह वाली बात की है तो वो सिंपल सी बात है कि उसकी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी और उन्होंने ये वाजे तौर पे बात की है कि हाँ ठीक है कि हम ये हमारा राइट है एज अ मतलब गवर्नमेंट कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। भाई ठीक है आपने निकाह कर लिया है लेकिन हम चेक करेंगे कि आपकी क्या किया है, क्यों किया है, क्या है। तो जब वो इस प्रोसेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो उनका असल मकसद है वो मकसद ये है कि भाई हमारे पास लो स्किल वाले लोग ना आए, हमारे पास ऐसे लोग ना आए कि जो जालिम क्लेम करते हैं, हमारे पास ऐसे लोग ना आए जो हमारे ऊपर बोझ बनते हैं, जो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बनते हैं। तो वो मतलब उसको जनाब स्टैंड करके तो वो अपना मकसद तो वो पूरा कर लेंगे। यूसुफ साहब अगर हम बात करें देखा जाए तो वैसे ज्यादा जो रेशो होती है जो लोग अप्लाई करते हैं B1 B2
B2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है जी। उसका आप क्या रुझान देख रहे हैं आजकल? मतलब कितने वो वीज़ाज जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी रेशो क्या है? और अगर किसी ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जी, B1 B2 जो है रिलेटिवली उसके लिए फ्लेक्सिबल मामला है। इसमें स्टडी और टूरिस्ट होते हैं, दो लोग होते हैं। इनका मामला थोड़ा सा मतलब लीनियंट है, लेकिन इतना नहीं है कि भाई बिल्कुल इजी हो जाए। हाँ, उनके लिए अब उन्हें करना ये चाहिए कि अपनी जो भी प्रोफाइल वो वहां पे सबमिट कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को, जैसे मैंने बहुत सारे जो फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए भी, इसका पहले से ख्याल रखें। अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें पोस्ट करते हैं उसका पूरा ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ख्याल रखें। कोई ऐसी फेक डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा इधर उधर से पकड़ दकड़ वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उससे अवॉइड करें बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्किल्ड लोग हैं और हाईली स्किल्ड जो लोग हैं वो लोग अगर अप्लाई करेंगे इसमें, स्टडी के लिए हो या टूर के लिए हो, तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अगर वो पूरी कर रहे होंगे, इन दो कैटेगरी को रिलेटिवली कम प्रॉब्लम पेश आएगा। लेकिन इससे हटके जो असल जो होता है कि हम इमिग्रेशन ले लें, हम वहां पे फलां चीज कर लें, इनको ज्यादा प्रॉब्लम पेश आएगा। सही। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर कोई ऑल्टरनेट हमें कोई कंट्री भी बता दें जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? उनके लिए ऑप्शन बचता है तुर्की का। उनके लिए ऑप्शन बचता है आपके पास जनाब यूरोप के कुछ एक दो ममालिक का, कि वहां जाके वो अपने आप को सेटल करें। और सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास तुर्की का बचता है कि तुर्की में अभी तक इस तरह का कोई मसाइल नहीं है और इस तरह की पाबंदियां नहीं है, और वहां पे जाके वो अपने मतलब रोजगार के मामला भी बेहतर कर सकते हैं। और जो वहां पे अगर उन्होंने इमिग्रेशन है या उन्होंने वहां पे जो नेशनैलिटी वगैरह का है तो उनका वो सिस्टम जो मौजूद है उसमें यानी प्रॉब्लम आपको कम फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन वहां पर जब तक ट्रंप इंतजामिया मौजूद है ये मजीद टाइट होगा और इसको टाइट किया जाएगा। और न सिर्फ वहां पर बल्कि यूके में भी ये मसला टाइट हो रहा है। इवन यूके में तो उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो ये बात कहती है कि जो लीगली यहाँ पर आते हैं वो भी आके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, हम देख रहे हैं कि आइस का बड़ा चर्चा है और अमेरिका में आइस जो है वो बड़ी धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रही है, और मतलब जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं भी, जिन्हें नहीं भी निकाला जा सकता, उनकी भी पकड़ धकड़ कर रही है। और यहाँ तक कि जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दिया कि जनाब ये चीजें होंगी तो गिरफ्तार आपको कर सकेंगे, ले जा सकेंगे, अदरवाइज आपको नहीं ले जा सकते। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। लेकिन ये मसला ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज होती है कि इस कैप को जहां चाहें आप वहां पे फिट करते हैं, और ये चीज के ऊपर आप आगे से बात भी करने की पोजीशन में नहीं होते कि जी हाँ जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो नेशनल सिक्योरिटी, और उन्होंने बेस ही नेशनल सिक्योरिटी को बनाई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि भाई जो ये मामला इतना आसानी से हल हो जाएगा। इवन अदालत जो है वो आपको फैसला भी दे दे, और हमदानी साहब भी ये सारी बात जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो अमेरिका की एक जनरल पॉलिसी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, और वो अपने उसके मुताबिक लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त का। और वाकई हो रही हैं पाबंदियां लग रही हैं, अब देखते हैं अदालत क्या इस हवाले से फैसला करती है। तो ऑल्टरनेट ममालिक भी बता दें वैसे तो यूसुफ साहब ने कि आप वहाँ जा सकते हैं अगर आपने वाकई PR लेनी है PR लेनी है या जाना है, स्पेशली टर्की के लिए। तो टर्की तो वैसे भी अच्छा मुल्क है, और आप जनाब देख लें, फैसला कर लें, टाइम है। हमें तो जनाब अब आपसे इजाजत लेके जाना है क्योंकि शो का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।